नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 विषय हैं, उन पर चर्चा करेंगे, देसी भी और विदेशी भी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगभग रोजाना बदल रहे हैं। एक दिन पहले कह रहे थे कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। दूसरे दिन कह दिया कि मोदी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने उन पर 50% टैरिफ लगा रखा है। कुछ ना कुछ उनका मूड भी स्विंग होता रहता है। जैसे अमेरिका में स्विंग स्टेट है, वैसे ही राष्ट्रपति का मूड भी थोड़ा स्विंग होता रहता है। जरा समझने की कोशिश करेंगे मासरा माजरा क्या है। दूसरे, जरा एसआईआर पर बात करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगी, मानवीय आधार बना करके, और खुद बहस करूंगी क्योंकि मैं वकील हूं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर का अगर ये दांव है तो कहीं उल्टा तो नहीं पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अभी एक स्टेट में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ है, वहां तो उल्टा नहीं पड़ा है, पर बाकी जगहों से जिस तरीके से संकेत और संदेश मिल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि साहब 4 करोड़ लोगों के नाम कट रहे हैं और उनमें से अधिकांश बीजेपी के वोटर और सपोर्टर हैं, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा आज। और एक जरा ये भी पता करेंगे कि ये मीडिया में इतनी भागम भाग, इतनी भाग दौड़ और तमाम तरह की चर्चाएं क्यों चल रही हैं, और लोग पाला बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं वैचारिक स्तर पर। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 देखिए, सबसे पहले हम क्यों ना डोनाल्ड ट्रंप पर ही बात कर लें। आपने भी एक शो किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। वो नाराज हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे नाराज हैं? डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक पॉलिटिशियन है नहीं। आप इस तरह समझें कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी एक बिजनेसमैन है। वो यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं और वहाँ जाके उसकी बिल्डिंग और दीवारें देखकर कहते हैं कि इसे बनाने का ठेका पहले मुझको मिल रहा था, अगर मिला होता तो मैंने बेहतर बनाया होता। इमेजिन करें आप, अमेरिका का राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में जाके कहता है कि ये बिल्डिंग बनाने का ठेका मुझे मिला था और मैंने बनाया होता तो बेहतर बनाया होता। डोनाल्ड ट्रंप कुश्ती कराते थे किसी ज़माने में, आपने देखा है, और कुश्ती में कभी कभी खुद भी भिड़ जाते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मिजाज है और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक प्रोफाइल है, जो उनका बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिशियन का है नहीं। और ऐसे में दूसरी बात, वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। उनके पास कुछ वैसा भी नहीं है जैसे भारत में होता है कि अब मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरा लड़का या मेरी लड़की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगी। जैसे आप, हालांकि अमेरिका में भी आपने देखा, जॉर्ज बुश को देखा, बाप बेटे को देखा, और आप देख रहे हैं कि बड़े ज़माने से बराक ओबामा अब अपनी पत्नी को पुश कर रहे हैं, और उधर आपने देखा क्लिंटन अपनी वाइफ को प्रेसिडेंट बनाने के लिए परेशान थे। तो वहाँ पे भी ये राबड़ी देवी खेल चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कुछ है नहीं। उनको मालूम है कि उनकी आखिरी पारी है, और इस आखिरी पारी में उनका सारा ध्यान है। और अब तो देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भी लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बैठकर व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका के पूरे देश की ताकत इस्तेमाल करके अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका लड़का, उनका दामाद उनकी पॉलिसीज़ बनाता है, जाकर विदेशों में जाकर लोगों से मिलता है, समझौते करता या कराता है, पाकिस्तान से लेके मिडिल ईस्ट से लेके इजराइल तक। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक ईगो ड्रिवन आदमी है। अब उसमें उन्होंने सोचा था कि अच्छा, बात बिगड़ी वहाँ से जब उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रेडिट लेने का प्रयास किया। वो हर चीज़ का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, आप देखते हैं।
मोदी ने उनको वो क्रेडिट दिया नहीं। हालांकि कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि दे ही देते भाई। ऐसा होता है जब दुनिया में दो देश झगड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो दुनिया के अलग अलग देश उसमें बीच बचाव करने आते हैं, मध्यस्थता करने आते हैं। अगर मानिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली बात स्वीकार भी कर लें तो कौन सा बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने मिलकर इस देश का बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने इस पे इतना हल्ला मचाया कि कहीं ना कहीं से मोदी सरकार को डिनाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अभी तो देखिए जो कागजात सामने आए हैं, डिक्लासिफाई हुए हैं, उसमें ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने 60 से ज्यादा प्रयास किए इस युद्ध को रुकवाने के लिए इतने कम समय में। लेकिन बात बिगड़ती चली गई और वो जो टैरिफ वाली बात हुई, इतने टैरिफ लगाए गए तो माना चला कि एक साथ, चूंकि हम अमेरिका एक उन देशों में से, मतलब 2 ही 3 देश ऐसे हैं जिनको हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, जहाँ पे हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है। वरना चीन के साथ तो देखिए हमारा एकदम खिलाफ है। रूस के साथ भी है, आप देखें कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट शायद ही कुछ कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि भारत का एक्सपोर्ट, भारत का निर्यात एकदम कोलैप्स कर जाएगा और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक कह दिया, एक मुर्दा अर्थव्यवस्था कह दिया। हुआ उल्टा, हमारी जो ग्रोथ रेट है जितनी संभावित थी उससे ज़्यादा हो गई। हमारा जो एक्सपोर्ट था जितना कम होना था और ज़्यादा ही हो गया। ये तमाम चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करती रहती हैं। अब आज भी उन्होंने कह डाला कि साहब, मोदी जी ने हमको फ़ोन करके कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। जबकि मोदी जी का तो इस बात के लिए भी आलोचना कह लें, मजाक कह लें, बनता रहता है कि वो सारे राष्ट्राध्यक्षों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड करके बात करते हैं। तो ये बात बड़ी अविश्वसनीय सी लगती है। लेकिन उन्होंने कहा इससे उनको तो कोई लाभ नहीं होगा। वो इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो उसका फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस उठाते हैं और हल्ला मचाते हैं, और मचा भी रहे हैं। कल से आपने देखा है कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री को लेकर एआई बड़ा ही जनरेटेड आपत्तिजनक AI जनरेटेड वीडियो उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो ये सब वो अपना करते रहते हैं। इसीलिए और डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की तोपों में गोला भरते रहते हैं। अभी भी वो नाराज इसलिए हैं साहब कि उन्होंने वेनेजुला में इतना बड़ा कांड किया और उसके राष्ट्रपति को उठा लाए, और उससे उनको कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति की जगह जो उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, वो उन्होंने भी आते ही कह दिया अमेरिका से कि हम मादुरो साहब को वापस करो। और अमेरिका क्या करे, मतलब वेनेजुला में सेना लेके तो घुसना बेकार ही हो जाएगा। आप इराक में घुसे, आप सीरिया में घुसे, आप अफगानिस्तान में घुसे, आप वियतनाम में घुसे, आप जहां भी गए वहां से मार खा गई है। तो और जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने वेनेजुला में भी जाने से इनकार कर दिया है, चाहे वो एक्सॉन हो, चाहे वो फिलिप हो, चाहे वो जितनी भी कंपनीज हैं, उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमारा ऑलरेडी बहुत पैसा वहाँ डूब चुका है, हम और पैसा डुबाने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ आती नहीं नज़र आ रही। तो साहब क्या करें। ऊपर से बगल में जो गयाना में इतना ढेर सारा तेल मिला और इतने सारा, एक आपने देखा एक इतना रिसोर्स रिच एक रीजन नज़र आया, उसको लेकर मतलब देखिए 3 तारीख को हमला किया इन्होंने मादुरो को पकड़ने के लिए। उससे मुश्किल से 50 घंटे पहले 31 दिसंबर को गयाना ने भारत की कंपनियों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने और ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए बाकायदा फॉर्मल न्योता दे दिया। और रिलायंस से लेके ONGC तक सारी कंपनियां जा रही हैं वहाँ पे। तो मतलब उनको लग रहा है साहब तमाशा हमने किया, फ़ायदा भारत को मिल रहा है। तो आपको लगा था कि हम इसको एक मुर्दा इकॉनमी डिक्लेयर करेंगे, इकॉनमी और तेज़ी से आगे जा रही है। तमाम चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करती हैं, उनको ईगो को हर्ट करती हैं। अब उसमें उन्होंने एक नया एंगल जोड़ दिया है। कल वो कुछ और भी कह सकते हैं। पिछली बार तो आपको याद होगा भारत ने यही कह दिया था कि कोई बात ही नहीं हुई है। ये जब इनसे बात ही नहीं हुई है तो क्या अपने मनगढ़ंत बातें करते हैं। और इसीलिए आपने देखा था कि जब मोदी कनाडा से जा रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपने दोपहर में एक लंच के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा था नहीं साहब हम साइप्रस जा रहे हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं। और लगा ये इस आदमी से मिलना बड़ा खतरे से खाली नहीं। इससे अगर आपने बंद कमरे में 2 मिनट भी मुलाकात कर दी तो पता नहीं क्या कह देंगे। कह देंगे मोदी हमारे पैरों पे गिर गए। अब आप उसको क्या कैसे डिनाई करेंगे। तो बेहतर यही कि इनसे बात ना करो, मुलाकात ना करो। तो मोदी ने अपना बड़ा एक सोबर और बहुत ग्रेसफुल साइलेंस बना के रखा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप हैं कि 65 बार तो पाकिस्तान की बात ही कर चुके हैं,
वो पाकिस्तानी फौजी जनरलों को लंच करा रहे हैं और सब दुनियादारी का उनका ड्रामा चल रहा है, लेकिन मोदी ने किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं किया। तो इसी को लेकर आज मैंने दोपहर में एक लाइव शो किया था छोटा सा, मैंने बताया था कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो अब ये है कि मोदी की चुप्पी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को और हैरान करती है, परेशान करती है, फ्रस्ट्रेट करती है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, मतलब जो जिस इकॉनमी को उन्होंने सोचा था हम गिरा देंगे, मुर्दा इकॉनमी बोलने लगे थे, वो इकॉनमी और तेजी से बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सब चीज़ें उल्टी जा रही हैं और चीन उनकी पकड़ में नहीं है, रूस उनकी पकड़ में नहीं है। इसलिए देखिए भारत से उनको अमेरिका को कुछ सहारा था और पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी रणनीतिक साझेदारी, बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी भी थी। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी में वो सब टूटती चली जा रही है। तो वो घर में भी आलोचना के शिकार हो रहे हैं, दुनिया में भी मजाक का पात्र बन रहे हैं और जो उनका सबसे बड़ा दांव था भारत और मोदी, वो एकदम उल्टा पड़ गया। तो ऐसे में घूम फिर के वो भारत को लेकर कुछ ना कुछ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। बिल्कुल सही आकलन है आपका अनुपम जी। साहब ये बताइए, ये जो एसआईआर चल रहा है, एक राज्य में पहले और 12 राज्यों में अभी समाप्त हुआ है, उसकी ड्राफ्ट सूची जारी हुई है। इसको लेकर के ममता बनर्जी काफ़ी भड़की हुई हैं। ममता बनर्जी के अलावा उतना कोई और राज्य का नेता भड़का हुआ है नहीं। तो एक तो ममता बनर्जी के इस गुस्से की वजह क्या है? दूसरे जो मैं कह रहा था कि ये जो एसआईआर का दांव है, कहीं बीजेपी पे उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, खास तौर से उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं का सूची से हटना, जिनमें ओमकार चौधरी का परिवार भी शामिल है। हमारे 4 सदस्य, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, चारों के नाम नहीं हैं। और बीएलओ जहाँ हम रहते हैं, इसी रो में आकर के बैठी थी, उनको बाकायदा दिया गया था, रिसीविंग कॉपी हमारे पास है और मतदाता सूची में नाम नहीं है। मैंने अपने परिवार का इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि हम तो केवल 4 एक परिवार के हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे पता नहीं कितने नाम कटे होंगे। और योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी आशंका व्यक्त की थी कि जो नाम कट रहे हैं, वो बीजेपी के वोटर हैं। तो ऐसे में ये दांव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा है बीजेपी पर? देखिए, शुरुआत तो करते हैं इस बात से कि जैसे जो नाम कट रहे हैं, जैसे आपने अपना ही जिक्र किया, तो नाम बेसिकली वो कटते ज़्यादा नज़र आए हैं जिन्होंने अपनी वोटिंग एक जगह से दूसरी जगह या तो ट्रांसफ़र की है या डुप्लीकेशन हुआ है और या फिर दूसरी जगह दर्ज नहीं हुई है। तो ऐसे केसेस में दिक्कत आई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना ने बताया था उत्तर प्रदेश से 1.25 करोड़ लोग छोड़कर जा चुके हैं, परमानेंटली डिस्प्लेस्ड, स्थायी रूप से विस्थापित 1.25 करोड़ लोग थे। लेकिन उस समय एक एसएसआर हुआ था, जो एक चुनाव आयोग ने किया था एक एक्सरसाइज, उसमें ये जो चावला थे, नवीन चावला, और इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के जो चुनाव आयुक्त थे उस समय, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक भी नाम कटने नहीं दिया। मतलब काटो नहीं, अगर विस्थापित हो भी गए हैं तो आगे काम आएंगे, इनके नाम पे फर्जी वोट पड़ जाएंगे। तो ये 1.25 करोड़ नाम तो आप देखिए 2011 में ही कट जाने चाहिए थे। 2010 वाले जो एसएसआर हुआ था उसी में कट जाने चाहिए थे। ये तो सीधे कम हो गए। अब ये कुछ लोगों का नाम ये ज़रूर आ रहा है, जैसे आपने अपना जिक्र किया कि साहब जो लोग नोएडा चले गए या गाजियाबाद चले गए, एनसीआर रीजन में चले गए या कहीं भी मानी स्टेट के अंदर भी वो मूव किए हैं, तो उसमें कुछ लोगों को दिक्कत अवश्य आई है। और अभी आपके पास टाइम है, आप तो अपना ठीक करा सकते हो और मैं समझता हूँ करा लेंगे भी। और तमाम जगह इसको प्रयास कर भी रहे हैं लोग, और भाजपा के कार्यकर्ता भी माना जाता है इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी एसआईआर में चेंज नज़र आ रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य ज़िलों में नज़र आ रहा है, जहाँ पे 20% तक वोट कम हुए हैं। उन सीटों पर कम हुए हैं जिसमें जीत और हार का मार्जिन बहुत कम था, और ख़ास तौर से मुस्लिम बाहुल्य इलाका में, जैसा मैंने कहा। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बयान भी दिए हैं। और मेरा अपना मानना है कि चूँकि जैसे चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्टाफ नहीं होता है,
वो राज्य के कर्मचारियों को ही लेते हैं, और राज्य के कर्मचारी उत्तर प्रदेश में 9 साल से भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ चली जाएगी, इसको मैं मानने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी क्यों इतना चीख चिल्ला रही हैं? ममता बनर्जी तो उस बार भी चिल्लाई थी जब SIR नहीं हुआ था। देखिए, ममता बनर्जी के साथ एक प्रॉब्लम और भी है। अब अभी जितने SIR वहाँ पे तो बहुत ही एकदम बड़ा साफ साफ हुआ है, और जिस तरह बांग्लादेशी लाखों की मात्रा में आपने देखा बॉर्डर क्रॉस करके ना सिर्फ बांग्लादेश भाग रहे हैं बल्कि नेपाल भाग रहे हैं, बल्कि दूसरे स्टेट्स में भाग रहे हैं। तो ममता के मतलब पिछली बार 58-60 लाख वोट का अंतर था, और उससे कहीं बड़ी संख्या में आपने देखा है वोट कटे हैं। तो ममता बनर्जी को चिंतित होने की बात भी है। दूसरी बात यह है कि साहब, ममता बनर्जी को ये भी मालूम है कि ये मात्र चुनावी हार जीत की बात नहीं है। फर्ज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार और बंगाल हार जाती है, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सेहत पे कितना असर पड़ेगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो उनका राजनीतिक ही नहीं, उनकी व्यक्तिगत अस्तित्व भी दांव पे लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के और टोलाबाजी के और गुंडागर्दी के और हत्याओं के और रेप के तमाम तरह के मुकदमे इनकी पार्टी के लोगों पर लगे हैं। खुद उनके भतीजे पे जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अभी आपने देखा है कि नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, उनके मेज पर करोड़ों रुपए की नोट की गड्डी है। तो आपने देखा है कि उनके मंत्री जी एक जो पकड़े गए, उनके यहाँ कितना सोना और कितना कैश नकद निकला। तो वो इतने ज़माने से वेस्ट बंगाल को अपने अंदाज से हाँक रही हैं कि उनको अंदाज है कि अगर वो चुनाव हारती हैं तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी और उन पे 20 मुकदमे हो जाएंगे। तो उनके अस्तित्व का सवाल है, सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व का नहीं, उनके पूरे अस्तित्व का सवाल है। और ऐसे में ममता पिछली बार भी चिल्ला रही थी और जाहिर इस बार ज़्यादा चिल्ला रही। आप म्यूट हैं सर। जी अनुपम जी, क्या आपको इधर जुडिशियरी में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? जो एक आम छवि जुडिशियरी की बन गई थी, थोड़ा सा उसके इतर काम करती हुई दिखाई दे रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। एक पवित्र दीप जो है जलना था, एक आस्था के केंद्र पर, एक पर्वत की चोटी पर, सरकार अदालत के निर्देश के बावजूद जलने नहीं दे रही थी, कानून व्यवस्था का सवाल बना रही थी, और मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी कैफियत तलब कर ली है और बहुत कड़ी टिप्पणियां भी की हैं उसकी अप्रोच पर कि राजनीतिक कारणों से आप ये सब कर रहे हैं। दूसरे, उमर खालिद और शर्जिल इमाम 5 साल से जेल में हैं। बड़े बड़े वकील उनकी तरफ से जाकर के खड़े हुए थे, अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, कई ऐसे, सलमान खुर्शीद तक थे। यानी 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के 2 नेता, तीनों कांग्रेस के नेता सब खड़े हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बहुत संगीन इल्जाम है इनके ऊपर, यूएपीए है, दंगे के आरोप इन पर, आतंक फैलाने के इनके ऊपर, समाज में वैमनस्य फैलाने के आरोप इन पर, इनको हम जमानत नहीं दे सकते, जमानत पर रिहा नहीं कर सकते। ये दोनों फैसले, और एक आज का आया है अगस्टा हेलीकॉप्टर मामले में, उसमें भी सीजेआई खुद बैठे हुए थे और उन्होंने भी बहुत सख्त रुख अपनाते हुए याचिका खारिज कर दी कि आप अमीर हैं इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि और मेरिट पर हम आपको सुन लेंगे। तो क्या एक अंतर देख रहे हैं हम जुडिशरी के अप्रोच में? देखिए, इस सवाल को ओंकार सर आपने 5 हिस्सों में पूछा और मैं 5 हिस्सों में जवाब देता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर आ रहा है, दूसरे ये जो उमर खालिद और शर्जील इमाम वाला मामला है, तीसरे मद्रास हाई कोर्ट की बात आ गई, चौथे आपने देखा कि आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से किस तरह अनिल मिश्रा को जमानत मिली, जमानत ही नहीं मिली, उनके ऊपर जो मुकदमा था उसको अवैध ठहराया गया।
और पांचवें फाइनली जुडिशरी को लेकर जो मेरा हमेशा से मानना रहा है। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आप देखें कि जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद डेफिनेटली बदलाव आया है। और जस्टिस सूर्यकांत ने ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार चीफ जस्टिस गवई थे, उन्होंने कहा था, जस्टिस गोगोई ने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने चंगुल में ले लिया है, अपने कुछ सीनियर एडवोकेट्स को, तो वो आपको नज़र भी आता है। तो हमारे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि साहब मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि जब भी मैं यहाँ आऊँ मुझे 2-4 बड़े बड़े वकील ने एक ही तरह के मामले में उलझा दें और मैं जो अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की मेरी नीयत है उसको मैं पूरा ना कर पाऊँ। इसीलिए उन्होंने मेंशन सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा मेंशन ही करना है तो जब तक फांसी ना लग रही हो जाके रजिस्ट्री में मेंशन करो, रजिस्ट्री ठीक समझेगी तो हमारे पास भेजेगी, वरना नहीं होगा। बात होती है इसकी शर्जील इमाम की और ओंकार ये क्या नाम है उमर खालिद की, तो उसमें उन्होंने सिर्फ उनकी ज़मानत ही नहीं ठुकराई, उन्होंने ये तक कह दिया अब 1 साल तक यहाँ नज़र मत आना, 1 साल तक यहाँ आके हमारा टाइम मत वेस्ट करना। ये भी उनकी पहली बात से जुड़ता है। बिल्कुल। ये अगस्ता वेस्टलैंड वाली मामले में भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप रईस हैं, आप पैसे वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामले में आप दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे, हमारा टाइम वेस्ट करेंगे आके और कह देंगे कानून ही गलत है। तो हाँ, इनके आने से बहुत बदलाव आपको नज़र आ रहा है। जहाँ तक मद्रास हाई कोर्ट की बात है, तो साहब मद्रास हाई कोर्ट बहुत ज़माने से ऐसे फैसले दे रहा है। आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि मंदिरों का पैसा सिर्फ भगवान का है, स्टालिन सरकार का नहीं। तो मद्रास हाई कोर्ट से आपको एक भी ऐसा फैसला मिला हो पिछले 3-4 साल 5 साल में जिसको आप आपत्तिजनक कह सके हो तो बताएं। वो तो लगातार वहाँ से ऐसे फैसले आ रहे हैं और इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट बहुत ही ज़्यादा साधुवाद का, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद का पात्र है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत ही शानदार काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल जस्टिस स्वामीनाथन ही ये काम कर रहे हैं, बल्कि आप ये जो अभी कल हुआ है जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को तो एक डिवीजन बेंच ने सही ठहराया है और कहा है कि स्टालिन सरकार ने एक सीधे साधे रिलीजियस मामले को, धार्मिक मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। अब आते हैं साहब इस पे, देखें आप, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा अच्छा फैसला आया है ग्वालियर बेंच से, उसमें जहाँ पे उन्होंने अधिवक्ता अनी मिश्रा की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है, कहा उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। और ये भी कहा जिस मामले को पूछताछ करके आप खत्म कर सकते थे उस मामले में आपने गिरफ्तारी की। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिकायत करता है, जिसने FIR लिखाई है, वो तो खुद ही फरार चल रहा है, उसको भी तो पकड़ो। तो बड़ी ज़बरदस्त डांट पड़ी है मोहन यादव सरकार को। मोहन यादव, मेरा अपना मानना है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बाकी जगह भी भाजपा को चोट पहुंचा सकते हैं। इसके पहले मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा लगाया था आरक्षण के मुद्दे पर, जिसमें उन्होंने भगवान राम को जातिवादी और अत्याचारी बताया था और उसके लिए वकील किया था उन्होंने DMK का, वो भी एक ईसाई P. विल्सन वकील। ये वही लोग हैं जो दिन रात सनातन को गाली देते रहे, तो वो वकील करके आए थे और आज फिर आपने देख लिया। तो ये तो MP हाई कोर्ट की बात हो गई। और ओवरऑल मेरा जो इस पे मेरा अपना आकलन है जुडिशरी के बारे में, मैं 2 बातें हमेशा कहता रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर समझें। हाई कोर्ट में जो एक औसत जज होता है उसकी उम्र 45 से 55 साल होती है और सुप्रीम कोर्ट में एक जो औसत जज है उसकी उम्र 62 से 65 साल है। तो ये जो 62 से 65 साल वाली जुडिशरी थी, तो वो बेसिकली वही नेहरू और ये जो जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने मैकॉले से इंस्पायर्ड बताया है, उसी युग की थी। अब जैसे जैसे यंगर जजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोर्ट के मिजाज में अंतर पड़ता जा रहा है। और इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप न्यायपालिका को एक मोनोलिथ, एक सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं देख सकते हैं। उनके एक ही दिन में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है कि वो क्या नाम था उस महिला का गुजरात में जिसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए कहा, हाँ, तीस्ता सीतलवाड़। एक ही दिन में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच उनको रात में अदालत खोल के बेल दे देती है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बहुत हद तक, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक सारी बातें पहुंचती इसके लिए कि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलती।
ये दिखाता है कि हाई कोर्ट का व्यू कुछ और है और सुप्रीम कोर्ट का व्यू कुछ और है। अब चाहे जितने सर्वे हों, आप देख लें, काशी का सर्वे हो, मथुरा का सर्वे हो, जो कुछ भी है, एसआई का सर्वे है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके इसलिए रुकता है कि हाई कोर्ट से नहीं रुक पाता ना ये। तो ये पहले से आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में अंतर नजर आ रहा था। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे यंगर लॉट, नए जजेस हाई कोर्ट में ऊपर आते जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट पहुंचते जाएंगे, जुडिशरी आपको उस मैकॉले इरा से या मैकॉले के प्रभाव से निकलकर एक अलग अंदाज में नजर आएगी। और आखिर में एक और महत्वपूर्ण विषय, बहुत सारे चैनलों ने पिछले करीब करीब सप्ताह भर में 10 दिन में अलग अलग तरह की अटकलें लगाई हैं अर्णब गोस्वामी को लेकर के। आपका क्या कहना है, आपका आकलन क्या है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जो आदमी प्रधानमंत्री को अपने सालाना समिट में बुला करके प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी कहते कहते नहीं थकता था, वो अब चीखने चिल्लाने क्यों लगा है मोदी सरकार पर? मैं चूंकि एक पत्रकार हूं, 4 दशक की मेरी पत्रकारिता है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो चाहे अर्णब गोस्वामी हो, ओमकार चौधरी हो, अनुपम मिश्रा हो, कोई भी हो। लेकिन अचानक रातों रात इतना बड़ा बदलाव, ऐसा क्या हादसा हुआ होगा आपकी दृष्टि में? मैं तो सब यहाँ आपके सवालों का जवाब देने ही आता हूँ, लेकिन आज इसके पहले कि इस सवाल का जवाब मैं दूं, आप मुझसे सीनियर हैं, आप मेरे गुरु समान है, पहले इसका जवाब आप दीजिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो इस घटनाक्रम, मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया था इस पे, और वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। मैंने कहा था कि ये बदलाव जो अर्णब के अंदर दिखाई दे रहा है, मुझे तो मॉस्को से उसका लिंक लगता है। अगर अरुण पुरी अपनी पूरी टीम को लेकर के मॉस्को ना गए होते और संभवतः पर्दे के पीछे से कुछ मैनेजमेंट रहा होगा मोदी सरकार का, विदेश मंत्रालय का, कि उनको इंटरव्यू करा दिया गया पुतिन का, उसके बाद से ये आग लगी हुई है और मुझे और कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं देता है। चलिए आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाएं, तो अर्नब गोस्वामी वो आदमी है जिन्होंने इस देश को पहली बार राहुल गांधी का टोटल कैलिबर दिखाया था, राहुल गांधी की क्षमता से हमें वाकिफ कराया था। वो ऐतिहासिक इंटरव्यू जिसको देखने के बाद हम सबको समझ में आया था कि राहुल गांधी के अंदर कितना बचपना है और उनके अंदर राजनीतिक समझ एकदम जीरो है, उनकी राजनीतिक समझ। अरुण और अर्नब गोस्वामी वो आदमी भी हैं जिन्होंने भाजपा के समर्थन में जेल भी काटी है, जिनको 45 कमांडोज एंटी टेरर सेल के आके घसीट कर ले गए और उठाकर जेल में बंद कर दिया, उनको जमानत तक तत्काल नहीं मिली। तो इतना सब होने के बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं आधे घंटे फोन करके राजदीप सरदेसाई से, उनका हालचाल लेते हैं, मॉस्को में पुतिन के इंटरव्यू के लिए भेजा जाते हैं इंडिया टुडे का ग्रुप, तो मैं समझता हूं कि फिर अर्नब गोस्वामी को नाराजगी का हक भी है। भाई, एक आदमी आपके लिए जेल जा रहा है, एक आदमी ने इस देश के मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता को एक्सपोज करके रख दिया, लेकिन उसको वो रिकग्निशन नहीं मिलता या उसको वो सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं मिलता। जैसे वामपंथी सरकारें या बाकी जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स नहीं, इन्होंने अपने टाइम में पत्रकारों को बहुत सपोर्ट किया है। तो आप सपोर्ट करना तो दूर की बात है, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो वर्चुअली, जो एक्चुअली आपका विरोध करते रहे, जो लोग आपका विरोध करते रहे, उन्हीं को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हीं को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं, उन्हीं को आप फोन करके आधे आधे घंटे बात कर रहे हैं, उन्हीं को आप विदेशी दौरों पे भेज रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मीडिया की नाराजगी की मुख्य वजह ही यही थी कि जैसे पहले प्रधानमंत्री लोग 150 पत्रकारों को मुफ्त की विदेश सैर कराते थे, मुफ्त की शराब दिलाते थे और शॉपिंग के लिए पैसे दिए जाते थे, मुझे याद है, तो वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा साहब मेरे हिसाब से दूरदर्शन जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो जाएगा।
तो मुझे तो वो भी याद है ना कि इन लोग जब विदेश जाते थे तो कवरेज नहीं करते थे, इनको 5 स्टार होटल में रख के प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, घूमो अय्याशी करो और खाओ पियो और शॉपिंग करो और लौट के जाओ, हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। तो प्रधानमंत्री ने ये सब बंद कर दिया। और ठीक है, वहां तक तो हमको ठीक समझ में आया, लेकिन अब जब पुतिन के इंटरव्यू की बात आई तो आपने अरुण पुरी को और इंडिया टुडे को आगे कर दिया और उस आदमी को नहीं किया जिसने आपके लिए जेल तक काटी। तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी अपनी जगह वाजिब है ओंकार सर। और ये ललन टॉप में क्या हुआ, सौरभ द्विवेदी क्यों निकल भागे, क्या कोई बड़ा कारण समझ में आता है? क्योंकि देखिए दो राजदीप अभी बने हुए हैं, दोनों की विचारधारा तो एक ही थी। देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो जो सुनने में आया है कि साहब उन्होंने जावेद अख्तर को वापस से, क्योंकि जावेद अख्तर बुढ़ा गए हैं, फिल्में इनसे कोई लिखाता नहीं है, मुशायरों में भी अब बुलाए नहीं जाते हैं, दौड़ के पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान जाने का खेल खत्म हो गया, तो आए माए शाए बोलकर अपना किसी तरह खबरों में बने रहते हैं। तो जावेद अख्तर को फिर से सेंटर स्टेज, फिर से मुख्य पृष्ठ पे लाने के लिए ये जो इंटरव्यू किया गया था एक मौलाना के साथ, खैर वो एक चर्चित, नया जाकिर नाइक खड़ा भी करने की हाँ, कोशिश। तो आपने एक जो इंटरव्यू किया था वो इंटरव्यू चलिए सफल भी रहा, वो चर्चा में आए भी जावेद मियाँ, लेकिन साथ में एक जो मौलाना को आप बुला कर लाए थे उसके बाद उसके जिस तरह के बयानात सुनाई दिए, तो इसको लेकर इंडिया टुडे ग्रुप की बहुत और ललन टॉप की बहुत आलोचना भी हुई। माना जाता है कि शायद ये एक कहीं ना कहीं एक टकराव और ईगो का कारण बना है। दूसरी मेरा अपना एक बात और भी मानना है उनका सर कि सौरभ को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि साहब हम इतने बड़े पत्रकार, इतना बड़ा हम नाम हो गए हैं और अब हम मुझे इंडिया टुडे की ज़रूरत नहीं रह गई है। हालांकि इस मामले में मैं यही कहूँगा कि एक प्रभु चावला भी होते थे। नहीं, संस्थान बहुत बड़ी चीज होती है, किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो प्रभु चावला वाली बात की आप ही हाँ एक्सप्लेन हाँ, कर दी। संस्थान बहुत बड़ी चीज होती है और किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसका कद संस्थान से ऊंचा हो गया। उसकी पहचान अगर होती है तो संस्थान की वजह से होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय आपने निकाला, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दर्शकों से एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड करें और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अनुपम जी का चैनल है, अनुपम मिश्र का घूमता आईना विद अनुपम मिश्रा, तो उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार।